कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर कोई डाउट ही ना हो, कोई इस पर सवाल ही ना हो, और ये विवाद जो हर कुछ दिन पर उठता रहता है, ये विवाद जैसे सदा हमेशा के लिए सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। एक सब लास्ट मुद्दा जो है वो बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ही जाता है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद लाखों लोग तोड़ेंगे ईवीएम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव की तस्वीरें समय के मुताबिक करीब आते हुए नजर आ रही है, ऐसे में देश में ईवीएम के खिलाफ एक विरोधाभास वाला माहौल है। तमाम तरीके से ईवीएम को लेकर जिस तरीके समय के मुताबिक कटघरे में खड़े करने का काम किया जा रहा है, चुनाव आयोग पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उस प्रतिक्रिया को कहीं ना कहीं देखा नहीं जा रहा है जिस प्रतिक्रिया का बड़े पैमाने पर लोगों को इंतजार है। देश की जनता ये चाहती है कि ईवीएम के आधार पर लगातार जो चुनाव हो रहा है, जिसके कारण धांधली और तमाम तरीके से पारदर्शिता के आधार पर चुनाव कदापि नहीं हो रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन पर संशय का विषय और प्रश्न उठता हुआ नजर आता है। ऐसे में ईवीएम को पूरी तरीके से दरकिनार कर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होना चाहिए। देश में इस मुद्दे को लेकर बड़ी मांग है और बता दें कि बीते 31 जनवरी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन में तमाम तरह के संगठन बड़े पैमाने पर मौजूद थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के जरिए इस पूरे के पूरे आंदोलन का आगाज किया गया था और समय के मुताबिक तमाम राजनीतिक पार्टी हो जाए, बहुजन विचारक हो जाए, राजनीतिक विश्लेषक हो जाए, तमाम तरह के संगठन के लोग हो जाए, ये तमाम लोग इस आंदोलन में एक संयुक्त मोर्चे के आधार पर उपस्थित थी, जिनका मकसद था कि चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा और इसी के साथ साथ कहने के तमाम देश की जनता को आगाह किया जाएगा कि अब ईवीएम के आधार पर नहीं तो बैलेट पेपर के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। और इन मसले को लेकर चुनाव आयोग की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया कर नहीं देखी जाती। फिर एक बार ईवीएम को लेकर अगर चुनाव आयोग अड़िग रहना चाहता है तो समय के मुताबिक ये भी चीजें होगी कि चुनाव जब होगा और तमाम वोटिंग होगी, उस दौरान बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम किया जाएगा। ये तमाम तरीके से बड़े बयान वामन मेश्राम इनके जरिए दिए गए थे। जहां तक ईवीएम फोड़ने की बात है, ये संविधान की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो ईवीएम वोटों की चोरी करती है, वो ईवीएम निश्चित रूप से देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। उसको फोड़ना जरूरी है, मगर फोड़ने का काम जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन होगा। और ये काम हो सकता है अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, ऐसा हो सकता है, मगर तब तक सारे देश भर में लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि ये कमिटियों का गठन करने का काम फौरी तौर पर, युद्ध लेवल पर, वार फुटिंग पर करने का काम किया जाए। अब ये देखना दिलचस्प है कि जिस प्रकार खासतौर पर देखा गया कि चुनाव आयोग ने एक बड़ी बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरीके से बातें उन्होंने कही और उन तमाम मुद्दों को उन्होंने बार बार दोहराने का काम किया, जिसको लेकर लंबे समय से राजनीतिक पार्टियां अपना कहने के सवाल है वो रखते हुए नजर आ रही है और जिसका जवाब की लंबे समय से इंतजार भी कर रही है। चुनाव आयोग के जरिए तमाम तरीके से जो बातें कही गई है, उस बातों के आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग का ईवीएम मशीन के आधार पर ही पूरी तरीके से चुनाव को बरकरार रखने की मंशा है। वो ईवीएम को बरकरार रखना चाहते, उसमें किसी भी तरीके से तब्दीली नहीं लाना चाहते। बैलेट पेपर का नाम तक आज के प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग के जरिए जो पटना बिहार के अंदर में की गई, उसमें वो चर्चा नहीं देखने को मिली और साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग किसी भी हद तक, किसी भी कीमत पर तमाम राजनीतिक पार्टियां और जो आंदोलन देश के अंदर में ईवीएम के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, उसके आधार पर उनका निर्णय बदलने वाला नहीं है। वो अपने निर्णय को लेकर अडिग रहना चाहते हैं। यही वास्तविकता के आधार पर तस्वीरें देखी जा रही है। बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ही ज्यादा 3-4-5 आप लोगों ने कहा है। तो हर चुनाव से पहले होता है,
बार बार होता है और बार बार इसका उत्तर मिलता है। और उत्तर मिलने की क्या प्रक्रिया है, कहाँ से मशीन चली, आपने कभी, अभी हमने इसके 3-4 वो दिए हैं आंसर्स। एक तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, 100 से प्लस इसके आंसर्स हैं। तो जो भी कोई प्रश्न पूछता है उसका इमीडिएट आंसर, जैसे आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछे, तो इसका आंसर हम आपको तो यहाँ देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपनी FAQ में भी डाल दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी, पब्लिक एट लार्ज इसको समझ ले। तो 100 से प्लस क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी, आप एक बार ध्यान से पढ़िए उनको। उसके बाद में उसके बारे में 4 बुक्स भी बनाई जा चुकी हैं कि 40 साल में इसका सफ़र कैसा रहा। उस सफ़र में जब से ये चली हैं, जब से किस तरीके से पार्टियां जीतती रही हैं और कैसे सत्ता में जो पार्टियां हैं वो बदलती रही हैं, और उसका एक चार्ट भी लगाया गया है ताकि उसके अपने रिजल्ट्स की विश्वसनीयता पर आपको खुद प्रमाण देख के पता लग देखी जा रही। इसी के साथ साथ आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो एडवोकेट्स है वो भी ईवीएम को बदलने को लेकर, ईवीएम के धांधली को लेकर, ईवीएम मशीन के हैक करने को लेकर सवाल निशान खड़े कर रहे थे, जिसमें बड़े पैमाने पर देखे गए महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह, ये तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स है इस ईवीएम के खिलाफ में अपने आंदोलन को बड़े पैमाने पर देश में करते नजर आए। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार धरने, आंदोलन और प्रदर्शन किया गया, इसका चुनाव आयोग पर खासतौर पर कोई खासा प्रभाव देखा नहीं गया। और वर्तमान स्थिति जो देखी जा रही है, लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक ये कह रहे हैं कि आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव ये बहुत ही निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चुनाव में जिस तरीके से फिर एक बार अगर ईवीएम का हैक करने का काम किया गया, बड़े पैमाने पर इसमें अगर धांधली होती है, तमाम बूथ को कैप्चर किया जाता है, ईवीएम मशीन को बदलने का, और तमाम तरीके से ईवीएम के आधार पर फिर एक बार अगर चुनाव होता है तो परिणाम जो होंगे, परिणाम उसी आधार पर आएंगे जिन परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। और एक तरफा जो परिणाम कहीं न कहीं बीजेपी के पाले में लगातार जो आ रहे हैं उसी प्रकार के परिणाम होंगे। और कहीं न कहीं लगातार बीजेपी के तरफ से दावा किया जा रहा है तो 400 से अधिक सीटों पर अब आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में वो जीत कर आएगी। लेकिन आप समझिए कि अगर 400 से प्लस का दावा बीजेपी कर रही है तो इसके पीछे आखिर क्या कुछ रणनीतियां है, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि बीजेपी आखिर किन दावों को लेकर ये बात कह पा रही है। एनडीए गठबंधन देश में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव जो 4 राज्यों में हुए, उस विधानसभा चुनाव में जो अंदाजा नहीं था, उस अंदाजे के मुताबिक नहीं तो पूरी तरीके से चौंकाने वाले परिणाम देने का काम किया। तमाम 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, इससे आप समझ पा रहे हैं कि आखिर बीजेपी कहने की दूर दूर तक कई ऐसी सीटों पर नजर नहीं आ रही थी, उन सीटों को भी जीतने का काम बीजेपी ने किया है। इससे साफ है कि ईवीएम में जो संकोच है, जो गड़बड़ी है और तमाम तरीके से उसको हैक करने की बातें लगातार जो एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स लगातार ये बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ वामन मेश्राम इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर एक लंबे समय से कहीं न कहीं ईवीएम के विरोध में अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे की वास्तविकता भी समझना होगा। देश की जनता को इस मसले पर अपनी राय, प्रतिक्रिया लगातार कहीं न कहीं साझा करना होगा, गंभीरता से इस मुद्दे को लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला लोकसभा 2024 का चुनाव खासतौर पर दलित, आदिवासी, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज और सवर्ण समाज में से खासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं इनके लिए बनाएगा। और इसीलिए भारतीय संविधान को लेकर लगातार बदलने की बातें, भारतीय संविधान में तब्दीली की बातें और कहीं न कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की जो चीजें चल रही है वो भी आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव की परिणामों के बाद कहीं न कहीं एक नई दिशा के और देखने को मिलेंगे। तो इस पूरे की पूरी बातचीत में खासतौर पर देखा गया कि कैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता हो, तमाम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हो, इतना नहीं तो भारत मुक्ति मोर्चा के वामन मेश्राम हो, इनके जरिए जो बातें कही जा रही है ये वास्तविकता के आधार पर अब हकीकत में कितनी ज्यादा आवश्यक हो चुकी है। और ईवीएम के खिलाफ एक विरोधाभास वाला माहौल और ईवीएम को बदलने को लेकर जो आवाज देश में बुलंद की जा रही इसको मजबूत करना ये भी आज समय की मांग है। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।